कैसे हैं दोस्तों आप सभी को का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा केंद्रित विषय है वो है भारत की कृषि। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। अगर आप इस एग्ज़ाम से संबंधित से जुड़े हुए हैं, इस एग्ज़ाम से देने के लिए जुड़े हुए हैं, उत्साहित हैं, तो आप एग्ज़ाम को देने के लिए इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वन लाइनर प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं आप उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की कृषि के अंतर्गत देखते हैं आज का टॉपिक। पहले दोस्तों कृषि टाइपोलॉजी, आइए इसके बारे में देखें। परिचय इसका जानना बहुत ज़रूरी है। पहले दोस्तों तो भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है। भारत में प्राचीन काल से ही कृषि की जाती रही है और यह भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अगर हम भारतीय कृषि की बात करें तो भारत कौन सा देश है? एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ कृषि की बहुत ज़्यादा अधिकता है। भारत में प्राचीन काल से ही कृषि शुरू की गई थी और यह भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2020 से 21 में सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का हिस्सा रहा है वो 9% रहा। इसके अलावा भारत की लगभग 58% आबादी की जो आजीविका है वो उसका जो प्राथमिक स्रोत है वो कृषि है। यानी कि भारत की जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर भारत की लगभग 58% जो आबादी है उसकी जो जीविका का प्राथमिक स्रोत है वो कृषि है। कृषि की दृष्टि से भारत एक अद्वितीय देश है। आगे बात करें तो इसके मैदानी इलाके, उपजाऊ मिट्टी, खेती योग्य भूमि का उच्च प्रतिशत, पर्याप्त तापमान के साथ पर्याप्त वर्षा के साथ व्यापक जलवायु विविधता, पर्याप्त धूप और लंबा उगने का मौसम कृषि को ठोस आधार प्रदान करते हैं। बात सुनाई दोस्तों, जो इसकी भारत की उपजाऊ मिट्टी है, खेती योग्य भूमि का जो उच्च प्रतिशत है, जो पर्याप्त तापमान के साथ जो पर्याप्त वर्षा होती है और जो जलवायु की विविधता है, जो धूप है, जो लंबे समय तक उगने का जो मौसम है, वो कृषि को क्या करता है? ठोस आधार प्रदान करता है। भारत की कृषि की प्रमुख विशेषताएं उसको देख लेते हैं। तो भारतीय कृषि की अपनी विशेषताएं हैं, जिनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है जीविका कृषि। इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में किसान ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के मालिक होते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से फसल उगाते हैं, लगभग पूरी कृषि उपज का उपभोग कर लेते हैं और बाज़ार में बेचने के लिए बहुत कम बचता है। बात समझ में आई दोस्तों। अगर हम बात करें तो भारत में किसान ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर उनका हक होता है और अपने परिवार के सदस्यों की मदद से वो क्या करते हैं? कोई फसल उगाते हैं और जब पूरी कृषि पूरी हो जाती है तो उसकी उपज का उपभोग कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं तथा बाज़ार में बेचने के लिए उनके पास बहुत कम बचता है। आगे चलें, बात करें तो भारत में कुल जोतों में से 85% 2 हेक्टेयर से कम के जीवांत और लघु कृषि श्रेणियों में है। यानी भारत में अगर देखा जाए तो 85% जो है वो 2 हेक्टेयर से कम की सीमांत और लघु कृषि श्रेणियों में आते हैं। स्वतंत्रता के बाद से बड़े बदलावों के बावजूद इस प्रकार की कृषि भारत में कई सौ वर्षों से प्रचलित है। आगे चलते हैं, कृषि पर जनसंख्या का दबाव की बात करें तो प्यारे दोस्तों, भारत में बढ़ती जनसंख्या जो है वो कृषि पर भारी दबाव डालती है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या भारत में बढ़ती है वैसे वैसे वो कृषि पर भी क्या करती है? प्रभाव डालती है। 2019 से 20 के अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 291.95 मिलियन टन था। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुमान के अनुसार 2030 तक जो खाद्यान्न की मांग है वो बढ़कर 345 मिलियन टन हो जाएगी। आगे बात करें तो उत्पादकता के वर्तमान स्तर को देखते हुए भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त 12 से 15 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। यानी अगर हम उत्पादकता के वर्तमान स्तर को देखें तो भविष्य की जो मांग उठेगी उसको पूरा करने के लिए हमें 12 से 15 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। आगे देखें, इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक आधी से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी। इसके लिए कृषि भूमि का अधिक उपयोग करना होगा,
जिससे अधिक क्षेत्र पर दबाव पड़ता है। बात समझ में आई दोस्तों। इसके अलावा यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक जितनी भी आबादी है उसका आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहेगी। अब जब शहरी क्षेत्रों में रहेगी तो उनके लिए भी भूमि की आवश्यकता होगी, कृषि की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हमें भूमि की भी आवश्यकता होगी ताकि कृषि की जा सके, जिससे इस क्षेत्र पर भी दबाव पड़ता है। आगे चलें। जानवरों के लिए भी क्या है, कृषि महत्वपूर्ण होती है, उसको देखें तो पशु शक्ति प्यारे दोस्तों अभी भी कृषि कार्यों जैसे जुताई, सिंचाई, मड़ाई और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो पशु होते हैं जैसे गाय, बैल, है ना, वो सब क्या होता है, जुताई, सिंचाई, मड़ाई और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय कृषि का जो पूर्ण मशीनीकरण अभी भी एक दूर का सपना है, इसलिए आने वाले कई वर्षों तक भारत में कृषि परिदृश्य पर पशुओं का प्रभुत्व बना रहेगा। यानी कि मशीनीकरण का जो सपना है वो अभी काफ़ी दूर है, और तब तक क्या होगा, कई वर्षों तक भारत में जो कृषि है वो पशुओं का प्रभुत्व बना रहेगा। यानी कृषि को करने और आगे तक पहुंचाने में जो जानवर हैं उनका महत्व क्या होगा, बना रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों मानसून पर निर्भर। यानी कि जो कृषि होती है भारत की वो मानसून पर भी निर्भर करती है। कैसे? स्वतंत्रता के बाद से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद कुल फसल क्षेत्र का 1/3 से भी कम क्षेत्र बारहमासी सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। यानी आज़ादी के बाद की हम बात करें तो आज़ादी के बाद से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद भी कुल फसल क्षेत्र का 1/3 जो हिस्सा है वो बारहमासी सिंचाई के अंतर्गत है, और शेष 2/3 फसल क्षेत्र को मानसून की अनियमितताओं का खामियाजा भुगतना पड़ता है। बात समझ आई दोस्तों। ये मानसून की निर्भरता है भारत की कृषि। भारत की कृषि किस प्रकार मानसून पर निर्भर करती है, ये उसकी बात की गई है। आगे चलें। आगे है फसल की किस्म। तो भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की राहत, जलवायु, मिट्टी की स्थितियाँ पाई जाती हैं, इसलिए भारत में फसलों की बड़ी विविधता भी देखी जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये है भारत की फसल की किस्में। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता की बात करें तो कुल फसल क्षेत्र का 2/3 से अधिक भाग खाद्य फसलों की खेती के लिए समर्पित है। दूसरी बात करें, चावल हो गया, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न मांग भारत में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता का प्राथमिक कारण बन सकती है। आगे मौसमी पैटर्न की बात करें तो भारत में 3 प्रमुख फसलें ऋतु पाई जाती हैं। पहला खरीफ फसल है। खरीफ फसल के अंतर्गत की बात करें दोस्तों तो मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होता है। खरीफ फसल जो है वो मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होता है और सर्दियों की शुरुआत तक जारी रहता है। इस मौसम की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन सी हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। आगे चलें। खरीफ हो गई दोस्तों। खरीफ के बाद रबी की फसलें जो कि सर्दी से शुरू होकर सर्दियों के अंत या गर्मियों की शुरुआत तक जारी रहती है। और जो रबी की फसलें हैं उसमें गेहूँ, जौ, ज्वार, चना और तिलहन आता है। जायद फसल ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम जिसमें चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां और फल जैसी फसलें उगाई जाती हैं वो जायद फसल होती हैं। 3 तरह की फसल ऋतु में होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। आगे चलें। एक फसल होती है दोस्तों मिश्रित फसल। इसकी बात करें इसकी विशेषता के बारे में तो यह भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जहां एक ही खेत में एक साथ 4 से 5 फसलें उगाई जाती हैं। बात समझ में आई दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे। खरीफ मौसम की बात करें तो खरीफ मौसम में बाजरा, मक्का और दालें तथा रबी मौसम में गेहूँ, चना और जौ यहाँ की लोकप्रिय फसलें हैं। ऐसा अच्छी उत्पादकता सुनिश्चित करने और मानसून की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बात समझ में आई दोस्तों। क्यों किया जाता है? मानसून की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसको उदाहरण से समझना आसान होगा। आइए देखते हैं। यदि वर्षा अच्छी होगी तो चावल की उपज भी बेहतर होगी। इसके अलावा अन्य किस्में जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है जैसे मक्का, बाजरा और दालें बेहतर उपज देती हैं। यानी इन सब चीज़ों के लिए जैसे मक्का, बाजरा, दालें इन सब के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है, और जब वर्षा कम होती है तो भी ये अच्छी फसल होती है इनकी। आगे गहन श्रम अधिकांश कृषि का जो कार्य है जैसे जुताई, संतलीकरण, बुआई आदि किसानों और पशुओं द्वारा किए जाते हैं।
यद्यपि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मशीनीकरण भी प्रचलित है, लेकिन यह केवल बड़े किसानों का विशेषाधिकार है, जबकि व्यवहार्यता को देखते हुए यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। आगे चल भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं और उनके जो समाधान हैं उनके बारे में देखते हैं। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, भारतीय कृषि की समस्याएं और उनके समाधान देखें। तो कुछ समस्याएं प्राकृतिक हैं, जबकि कुछ मानव निर्मित है। कुछ समस्या जो है वो प्रकृति के द्वारा है और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मानव के द्वारा निर्मित हुई हैं या बनी हैं। कुछ प्रमुख समस्याएं और उनके संभावित समाधान किस प्रकार हो सकते हैं, आइए उनको देखते हैं। तो छोटी एवं खंडित भूमि जोत, ये भी एक कारण हो सकता है। प्रत्येक पीढ़ी के साथ कृषि योग्य भूमि का आकार घटता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण क्या है, उत्तराधिकार कानून। बात समझ में आई दोस्तों। आबादी के 75 साल बाद यानी आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे पास ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टेयर भूमि बची हुई है। 45 वर्ष पहले कृषि जनगणना के बाद से खेतों की संख्या 1970 में 70 मिलियन से बढ़कर 2017 में 70 मिलियन से बढ़कर 2015 में 145 मिलियन हो गई थी और यह संख्या बढ़ती जा रही है। आगे चलें। इसका तात्पर्य यह है कि लगातार कम होती भूमि पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। बात समझ में आई दोस्तों। इससे क्या, लगातार भूमि कम हो रही है पर लोगों की संख्या तो बढ़ रही है। अब जब लोगों की संख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसका समाधान की बात करें तो भूमि का एकीकरण किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जोत का विखंडन किया जाए तथा खेतों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें केवल एक या कुछ टुकड़े शामिल हों, जबकि पहले प्रत्येक किसान के पास बहुत सारे टुकड़े होते थे। आगे चलें। उर्वरकों का उपयोग भी किया जाए, इसको देखें तो हरित क्रांति के प्रसार के साथ भारत में उर्वरक के उपयोग में वृद्धि देखी गई और संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए 3 प्रमुख पौधों के पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का उपयोग 4:2:1 में किया जाना आवश्यक है। यानी कि नाइट्रोजन का अनुपात 4 हो, फास्फोरस का अनुपात 2 हो और पोटेशियम का अनुपात 1 हो। इस मानक से उर्वरक उपयोग में कोई भी विचलन फसल उत्पादकता में वृद्धि को बाधित करेगा। बात समझ में आई दोस्तों। आगे, हालांकि 2012 से 13 में भारत में एनपीके के उपयोग का अनुपात क्या था, 8:2 अनुपात से 3:2 अनुपात 1 तक पहुंच गया था, जो 1970 के दशक की शुरुआत की तुलना में अधिक असंतुलित था, जब यह अनुपात 6:1 से 1.9:1 था। आगे बात करें तो देश में पोषक तत्वों के असंतुलन का जो मुख्य कारण था वो यूरिया पर भारी सब्सिडी थी। बस समझ में आई दोस्तों। पोषक तत्वों के जो अनबैलेंस था उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, यूरिया पर भारी सब्सिडी का देना। इसका समाधान की बात करें तो समाधान क्या है कि सरकार को अपना ध्यान केवल यूरिया से हटाकर संतुलित मात्रा में एनपीके उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन पर केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि उत्पादकता की क्षमता बढ़ाई जा सके। साथ ही सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज और कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसकी कमी भारतीय मिट्टी में लगातार बढ़ रही है। आगे चलें। साथ ही सरकार को यूरिया क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने के उपाय भी शुरू करने चाहिए। आगे देखें तो इसके साथ ही जैविक खाद, जैव उर्वरकों और शहरी कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास भी किया जाना चाहिए और साथ ही जागरूकता भी फैलानी चाहिए। आगे चलें। सिंचाई की बात करें तो यद्यपि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंचित देश है, यानी भारत जो है वो चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र यानी कि या सिंचित देश यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, फिर भी कुल फसल क्षेत्र का केवल 1/3 सिंचाई के अंतर्गत आता है। आगे बात करें तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत की रणनीति में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सुधार पर ध्यान देना चाहिए। जल संसाधन भी सीमित है और सिंचाई के लिए पानी को बढ़ती औद्योगिक और शहरी ज़रूरतों का अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, मानसून की अनियमितताओं के कारण जल संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है। समाधान कैसे किया जाए तो सिंचाई की उत्पादकता में
आमूलचूल वृद्धि करने के तरीके, प्रति बूंद अधिक फसल खोजने की आवश्यकता है, पाइप से पानी पहुंचाना, खेतों पर पानी का बेहतर प्रबंधन तथा ट्रिप सिंचाई जैसे अधिक कुशल वितरण तंत्रों का उपयोग उन कार्यों में से किया जा सकता है। यानी सिंचाई की उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है, उसकी जो तकनीक है उसको खोजने की आवश्यकता है। पाइप से पानी पहुंचाया जाए, खेतों पर पानी का बेहतर प्रबंधन किया जाए, ट्रिप सिंचाई किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं भी हैं, उसको देखते हैं। प्राथमिकता क्या है कि सिंचाई जल प्रबंधन में किसानों, अन्य एजेंसियों की भागीदारी को एकीकृत करने के लिए सिंचाई और जल निकासी भागों का भी विकास किया जाए। आधुनिकीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सार्वजनिक व्यय को व्यक्ति संगत बनाना, उच्चतम रिटर्न वाली योजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देना तथा निवेश की स्थिरता के लिए परिचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करना। मशीनीकरण का अभाव, तो बड़े भू स्वामित्व वाले जो धनी किसान हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में अधिकांश कृषि कार्य जो है वो पारंपरिक औजारों का उपयोग करके मनुष्यों द्वारा किया जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से छोटे सीमांत किसानों के मामले में है, जो प्रति व्यक्ति श्रम शक्ति में कम पैदावार का कारण रहा है। इसका समाधान कैसे किया जाए? इसलिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय पर उपकरण, मशीनरी उपलब्ध कराकर कृषि कार्यों को मशीनीकृत करने की आवश्यकता है। आगे, इस परिप्रेक्ष्य में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने क्या किया कि 2014 से 15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उपमिशन SMAM शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि छोटे और सीमांत किसानों तथा उन क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच को बढ़ाना था जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है। आगे चलें, कृषि विपणन की बात करते हैं दोस्तों। तो भारत में यह स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है। विपणन सुविधाओं के अभाव में किसान अपनी कृषि को क्या करता है, उपज के निपटान के लिए स्थानीय व्यापारियों, बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं, जहां किसान अक्सर अपनी उपज को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। किसानों को जानकारी का अभाव है, ऋण दायित्व, शुल्कों की बहुलता, अन्य संबंधी मुद्दे हैं। समाधान कैसे किया जाए? तो इस परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कदमों में बहुत सारे कदम शामिल हैं, उसको देखें। तो प्यारे दोस्तों, वर्तमान में कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम विभिन्न राज्यों को किसानों के द्वारा कटाई के बाद फसलों की पहली बिक्री केवल विनियमित बाजार यार्ड यानी मंडियों में करने की अनुमति देता है। आगे क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार राष्ट्रीय स्तर पर ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और ई मार्केटिंग को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी समर्थन करता है। आगे चलें, यह नई बाजार प्रक्रिया बेहतर मूल्य खोज की गारंटी देकर कृषि बाजारों में क्रांति भी ला रही है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भी चलाया गया है। उसकी योजना की बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है प्यारे दोस्तों, वो किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, अब पर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाएं देना है। इसका समाधान कैसे होगा? तो ग्रामीण भंडार योजना कृषि उपज के भंडारण के लिए ग्रामीण गोदामों या गोदामों का निर्माण या नवीकरण के लिए एक पूंजी निवेश सब्सिडी योजना है। बात समझाइए दोस्तों, ग्रामीण भंडार योजना कृषि उपज के भंडारण के लिए ग्रामीण गोदामों या गोदामों का निर्माण करना, नवीकरण के लिए एक पूंजी निवेश सब्सिडी की योजना है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को उनकी धारण क्षमता बढ़ाने में सहायता करना है। आगे चलते हैं, पूंजी की अपर्याप्तता यानी पूंजी का न होना। कृषि चक्र के समय पर इनपुट प्राप्त करने के लिए किसानों के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यक है दोस्तों। भारत में किसानों की आत्महत्या की व्यापकता भारत में ऋण कवरेज की ओर अधिक बढ़ाने की आवश्यकता का संकेत है। अब इसका समाधान कैसे? तो इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू की गई सबसे उल्लेखनीय योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। बस समझाइए दोस्तों, इसका समाधान नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है और उसने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसको KCC के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, चैनल का सपोर्ट करें। अगर आप 1 लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो 1 लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं, MCQ क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट
के टॉपिकों को अच्छे से डिस्कशन किया गया है। फिर उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाए गए हैं, आप उसको मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।